इससे पूर्व हमने संस्कार परिचय देखा था। संस्कारों की संख्या आदि का परिचय हमने प्राप्त किया था। अब हम एक एक सह 16 संस्कार जो हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन 16 संस्कारों को हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक एक करके देखते हैं। गर्भाधान, यह भिन्न भिन्न स्मृतियों में इनके संदर्भ में भिन्न भिन्न दृष्टि से चर्चा की गई है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से मनुस्मृति के आधार पर जो चर्चा हुई है उन्हीं को रख रहे हैं, और उसमें भी कुल्लुक भट्ट जो है उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है व्याख्या, उनको ध्यान में रख करके हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा गया है कि गर्भाधान संस्कार यह एक होम के रूप में संपादित नहीं होता था, अपितु कुल्लुक भट्ट के अनुसार अपितु विवाहोपरांत प्रथम काम जो होता था उसी के समय ये गर्भाधान संस्कार कर दिया जाता था। ये इस तरह मेधातिथि भी कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है जो कि किस समय में गर्भाधान होना चाहिए। वस्तुतः हम भारतीय परंपरा को देखते हैं, वहां पर यह काम कर्म जो है अर्थात कामना जो है विशेष रूप से दाम्पत्य संदर्भ में, यह केवल आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं माना गया है, अपितु संतानोत्पत्ति इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे कि आप वहां भी देखते हैं, कहा गया है क्योंकि प्रजा यही गृह मेधिनाम, वह इस तरह के कार्य को जो संपादित करते थे वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही करते थे। रघुवंशी जो थे वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही समागम करते थे, और यही बात यहाँ भी कही गई है कि ये गर्भाधान को भी एक संस्कार के रूप में माना गया है, न कि केवल आनंद की तृप्ति के लिए। यहाँ पर अलग अलग समय बताए गए हैं, और इसके साथ साथ कौन सा उपयुक्त समय है, इसके साथ साथ कन्या प्राप्ति हेतु कौन सा उपयुक्त समय है, पुत्र प्राप्ति हेतु कौन सा उपयुक्त समय है, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। यदि इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक देखें तो ये कहते हैं कि गर्भाधान के लिए प्रथम दिन और पूर्व चंद्र वाले दिन जो है तथा अष्टम और चतुर्दश दिन अर्थात अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी, ये तिथियां नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कह रहे हैं जो कि प्रारंभिक दिन से 16 रात्रियां जो है उसको स्वीकार किया गया है। उसमें भी प्रथम 4 जो है 11वीं और 13वीं, ये 6 रात्रियां जो है इसको निंदित माना गया है, अर्थात शोणित दर्शन से लेकर के जो 16 रात्रि है उसको स्वीकार किया गया है, लेकिन प्रथम 4 और 11 तथा 13 ये जो 6 रात्रियां हैं उसको निंदित माना गया है। इस तरह से पुनः कहा गया है जो कि ये 10 रात्रि जो है उसमें भी युग्म जो होंगे अर्थात 6, 8 ये युग्म जो होंगे ये पुंग संतति के लिए, तथा विषम अर्थात 5वीं, 7वीं, 9वीं ये जो होगी ये कन्या संतति के लिए उपयुक्त रहेगा। अब ये बात सुन करके थोड़ा अटपटा लगता है, क्या ये इस तरह का संभव है? तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना ये होगा कि भारतीय परंपरा में
सिर्फ और सिर्फ स्मृति से कार्य नहीं चलता है। इसके साथ साथ भारतीय परंपरा में जो अन्यान्य हमारे शास्त्र रहे हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति किसी को अध्यापन कर रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ एक साथ बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सभी छात्र समान रूप से उसको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो स्थिति होती है, उनकी जो देश काल परिस्थिति है, या उनके समझने की जो क्षमता है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति का, उस दंपति का जो अपना प्रारब्ध है, उसका जो अपना कर्म है, उसकी जो अपनी स्थिति है, उसकी जो अपनी शारीरिक क्षमता है, उस पर भी यह निर्भर करती है। तो इस कारण से केवल ये कह देना, जो कि मनुस्मृति में तो कहा गया है, जो कि अगर सम रात्रि में समागम किया जाता है तो बालक उत्पन्न होगा, और विषम में किया जाता है तो कन्या उत्पन्न होगी, यह हास्यास्पद है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को हम हास्यास्पद नहीं मानते हैं। हास्यास्पद हम इस दृष्टि से मान रहे हैं क्योंकि हम अन्य शास्त्रों को ध्यान में नहीं रखते हैं। केवल वहां पर इतना ही नहीं कहा गया है। आप जब उसको पढ़ेंगे सांगोपांग रूप से, तो वहां पर अन्य शास्त्र जो हैं, उनको भी अनुगमन करने के लिए वहां पर कहा गया है। तो उसको आप इस दृष्टि से देखें, केवल दोष दर्शन मात्र से कार्य नहीं चलने वाला है। अगला देखते हैं हम पुंग शवन।